हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं आपके मोमेंट्स बुक के चैप्टर 3 को, जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके ऑथर हैं आर.के. लक्ष्मण। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले हैं महेंद्र, जो कि एक फर्म में जूनियर सुपरवाइज़र है, और दूसरा है ईश्वरन। ये महेंद्र का कुक और एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। महेंद्र, जो कि एक जूनियर सुपरवाइज़र था, उसे अक्सर अलग अलग साइट्स पर जाकर काम करने होते थे। कभी उसे किसी कोल माइन में भेजा जाता था, तो कभी किसी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर। महेंद्र एक बैचलर था, तो उसकी ज़रूरतें भी सिंपल थी। वो हर तरह के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता था। उसके पास एक ही कीमती चीज़ थी। सॉरी, यहाँ चीज़ बोलना गलत होगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं, एक इंसान है, और उसका नाम ईश्वरन है। ईश्वरन महेंद्र का कुक था, जो हमेशा उसके साथ रहता था। महेंद्र को कितनी भी बुरी जगह पर क्यों न भेजा जाता, ईश्वरन बिना किसी शिकायत के उसके साथ चल देता था। वो महेंद्र के कपड़े धोता था, उसके लिए खाना पकाता था और ढेर सारी बातें भी करता था। ईश्वरन के अंदर एक बड़ा ही अलग टैलेंट था, और वो ये था कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर एंडलेस स्टोरीज़ बना सकता था, और वो भी बड़े इम्प्रेसिव वे में। उसके अंदर एक और बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी थी, और वो ये थी कि किसी भी वीरान जगह पर वो कुछ न कुछ जुगाड़ करके वेजिटेबल और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस कर ही लेता था। उसके हाथों में मानो एक तरह का जादू था कि किसी भी नई जगह पर पहुंचने के बाद वो 1 घंटे के अंदर स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार कर देता था। महेंद्र सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करता और अपना लंच लेकर काम पर निकल जाता। इस बीच ईश्वरन पूरे घर की सफाई करता, कपड़े धोता और नहा धोकर लंच करता। उसके बाद कुछ तमिल लिटरेचर लेकर बैठ जाता। इन लिटरेचर्स में मेनली थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल स्टोरीज हुआ करती थी। ईश्वरन जो भी कहानियाँ सुनाता था, वो इन्हीं लिटरेचर से प्रेरित होती थी। अगर उसे कोई एक छोटा सा इंसिडेंट भी नरेट करना होता था, तो वो उसे बड़े ही सस्पेंसफुल तरीके से बताता था। जैसे कि अगर रास्ते पर कोई पेड़ गिरा है, तो उसे सिंपल वे में नहीं बोलता था, वो इसे बड़े ही ड्रामेटिक वे में बोलता था। जैसे कि रास्ता एकदम सुनसान था और मैं पूरी तरह से अकेला था। अचानक से मैंने रास्ते में देखा क्या कि एक बहुत बड़ा सा राक्षस बीच रास्ते में पड़ा हुआ है। फिर जैसे ही मैं हिम्मत करके उसके नज़दीक गया, तो पाया क्या कि ये तो एक पेड़ गिरा पड़ा है, जिसके ब्रांचेस फैले हुए थे। महेंद्र भी बिना किसी जजमेंट के ईश्वरन की कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था। ऐसे ही एक दिन ईश्वरन अपनी कहानी शुरू करता है। वो कहता है, मैं जहाँ से आता हूँ वो जगह टिम्बर यानी लकड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हर तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ हाथियों की मदद से लकड़ियों को शिफ्ट किया जाता था। इन हाथियों को अच्छा खाना खिलाया जाता था, लेकिन जब ये वाइल्ड हो जाते थे, तब तो सबसे एक्सपीरियंस्ड माहौत भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता था। ऐसे ही ईश्वरन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है और कहता है, पता है सर, एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग जाता है और इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। वो कभी झाड़ियों को उखाड़ता, तो कभी पेड़ों की टहनियों को तोड़ता। ऐसे ही भटकते भटकते वो हाथी टाउन तक पहुंच जाता है। वहाँ मेन रोड पर लगे फ्रूट स्टॉल पर तोड़ फोड़ करने लगता है। लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब हाथी एक स्कूल ग्राउंड में पहुँच जाता है, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। हाथी को देखकर सारे बच्चे क्लासरूम में पहुँच जाते हैं और दरवाजे को टाइटली बंद कर लेते हैं। हाथी एकदम पागलों की तरह फुटबॉल गोल पोस्ट को खींचने लगता है, वॉलीबॉल नेट को फाड़ने लगता है, पानी के ड्रम्स को गिराने लगता है। जितने भी टीचर्स थे, सभी स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़कर हेल्पलेसली सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, और सारी गलियां इतनी खाली हो गई थी मानो वहाँ कोई रहता ही ना हो।
अब ईश्वरन खुद को लीड कैरेक्टर के रूप में इस कहानी में इन्वॉल्व कर लेता है और कहता है, उस वक्त मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और सारी चीज़ों को छत पर से देख रहा था। मुझे पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैंने अपनी एक टीचर के हाथ से छड़ी को छीना और दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड में जा पहुंचा। वो हाथी अपनी सूंड में एक टहनी लिए ज़मीन पर जोर जोर से अपने पैर पटक रहा था। ये देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर भी मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सारे लोग मेरे इस कारनामे को दिल थाम कर देख रहे थे। जैसे ही हाथी अपनी सूंड उठाकर चिंगाड़ मारता है, वैसे ही मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पैर की तीसरी उंगली पर जोर से दे मारता हूँ। इसके बाद हाथी पूरी तरह से हिल जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। कहानी के इस मोड़ पर आकर ईश्वरन रुक जाता है और स्टोरी को फिनिश किए बिना ही कहता है, सर मैं डिनर गर्म करके आता हूँ। अब महेंद्र, जो कि उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, वो एकदम से हैंग हो जाता है और जब ईश्वरन लौट कर आता है तो वो सीधे स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता है कि उसने स्टोरी को बीच में ही छोड़ दिया था। फिर ईश्वरन बड़े ही कैजुअल वे में कहता, अरे सर, एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया, उसी ने उसे होश में लाया और फिर 2 दिनों के बाद उसके मौत ने उसे जंगल में छोड़ दिया। महेंद्र फिर ईश्वरन से पूछते हैं, एक बात बताओ ईश्वरन, तुमने उस हाथी को काबू कैसे किया, मतलब उसे अनकॉन्शियस कैसे कर दिया? तो ईश्वरन सिंपली जवाब देता है कि सर ये तो बड़ा आसान था। ये एक जापानीज़ आर्ट है जिसे जूजित्सु कहा जाता है। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। ईश्वरन की कहानियों में कितनी सच्चाई थी वो तो किसी को नहीं पता, पर महेंद्र को उसकी कहानियाँ और कहने का तरीका बड़ा पसंद आता था। बिना टीवी के भी एंटरटेनमेंट बस ईश्वरन ही कर सकता था। एक सुबह जब महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब ईश्वरन पूछता है, सर क्या आज रात मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज लोग अपने एंसेस्टर्स को डिलीशियस फूड ऑफर करते हैं। महेंद्र को भला इसमें क्या आपत्ति होती, उसे तो बस खाने से मतलब था। उस रात ईश्वरन ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाया और महेंद्र ने भर भर के उसकी तारीफ भी की। लेकिन तभी अचानक ईश्वरन अपनी एक सुपर नेचुरल स्टोरी लेकर हाजिर हो जाता है। वो कहता है, सर क्या आपको पता है ये पूरी फैक्ट्री एक कब्रिस्तान पर बनाई गई है। ये सुनकर महेंद्र को एक झटका सा लगता है। ईश्वरन आगे कहता है, सर मुझे तो ये बात पहले ही दिन से पता थी, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे कंकाल देखे थे। सर मैं तो इन सारी चीज़ों से नहीं डरता, क्योंकि मैं एक ब्रेव इंसान हूँ। लेकिन एक बहुत ही डरावनी सी औरत हर पूर्णिमा की रात को दिखाई पड़ती है। वो बहुत ही डरावनी थी और उसके बाल भी उलझे हुए थे, और हाँ, उसके हाथों में एक बच्चा भी था। ईश्वरन के डिस्क्रिप्शन को सुनकर महेंद्र बहुत ज़्यादा डर जाता है और गुस्से में उससे कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या ईश्वरन? भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। जाकर अपना दिमाग का चेकअप कराओ, तुम बस बकवास कर रहे हो। महेंद्र गुस्से में अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है और सोचता है कि अगले 2 दिनों तक तो ईश्वरन उदास रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह भी ईश्वरन उतना ही ज़्यादा खुश था जितना वह पहले रहता था। उस दिन के बाद से ही महेंद्र अपनी खिड़की के बाहर झांकता था कि डार्कनेस में कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता था। महेंद्र को पूर्णिमा की रात में चांद को देखना बहुत पसंद था, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद उसे चांद देखना भी पसंद नहीं था। एक रात महेंद्र को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। पहले तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली चूहे को दबोच रही होगी, लेकिन फिर उसे ये आवाज़ बिल्ली की नहीं लगी। उसने जैसे तैसे डरते डरते खिड़की के बाहर झांका और उसने बाहर जो देखा उसके तो पसीने छूट गए। डरते हुए वो भागकर तकिए के नीचे जा छुपा। उसे अंधेरे में किसी की परछाई नजर आई थी, लेकिन फिर महेंद्र ने खुद को दिलासा दिया कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि महेंद्र के सबकॉन्शियस माइंड का एक गेम होगा।
चूँकि ईश्वरन ने उससे स्टोरी सुनाई थी, इसलिए उसे ये सारी चीज़ें इमेजिन हो रही। खैर, सुबह होने पर वो नहा धोकर नाश्ते के लिए टेबल पर आया। रात का डरावना सीन अब महेंद्र के माइंड से थोड़ा धुंधला सा हो गया था। ईश्वरन महेंद्र को उसका बैग और लंच लाकर देता है और कहता है, सर याद है आपको, मैंने एक दिन आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था। उस वक्त तो आपने मेरी कहानी पर यकीन नहीं किया था, लेकिन कल तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। मैंने आपके कमरे से आपकी सिसकने की आवाज़ें सुनी थी। ये सुनकर महेंद्र एकदम सुन्न सा पड़ जाता है। उसने तो ईश्वरन की बात पूरी होने तक का भी वेट नहीं किया और जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचकर उसने अपना लिविंग लेटर थमा दिया। और उस लेटर में ये था कि उसे इस हॉन्टेड जगह पर अब और काम नहीं करना है। इस स्टोरी का कंक्लूडिंग पार्ट हमें नहीं बताया गया है। ऑथर ने ये टास्क हमारे लिए छोड़ दिया है कि इसकी एंडिंग हमें कैसे करनी है। भाई मेरे हिसाब से तो वो परछाई जो महेंद्र को दिखाई दी थी वो कोई और नहीं, खुद ईश्वरन होगा। उसने महेंद्र को बस डराने के लिए ये सब नाटक किया होगा। आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? क्या वो सच में कोई घोस्ट थी या खुद ईश्वरन था? कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।